हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक व्यास पब्लिक क्लासेस स्कूल्स में पेपर रिव्यू प्रोग्राम में। आज हम आपके सामने दोबारा एक एसएसटी का पेपर लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम आपको दोबारा कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ पेपर रिव्यू दिए थे, मुझे उम्मीद है वो आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। आज एक और पेपर लेके आए हैं। देखिए, इसमें छोटे प्रश्न पहले दिए गए हैं, वही वस्तुनिष्ठ देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ? 1815 और 1914 में। सही ऑप्शन, भोपाल झील का निर्माण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हिस्सा बताया गया है। ऑप्शन सही क्या है? 16.6, 8.6। चौथा देखिए ऑप्शन, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए सही इसका, मांग जमा। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, कौन सा ऑप्शन है सही? नियोक्ता। नियोक्ता इसमें शामिल नहीं होता। अब देखिए इसके रिक्तस्थान 4 दिए गए हैं आपको। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में भारत के राष्ट्रीय नेताओं के दबाव में अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। कब? रिक्तस्थान दे रखा है 1921 में। अब भारत में कुल विद्युत का जल से जो प्राप्त होता है वो कितना प्रतिशत है? 22, इसमें फिलअप कर रखा है। तीसरा देखिए रिक्तस्थान, वह संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार होता है जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता, उसको क्या कहते हैं? ऋणाधार। चौथा देखें, कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। चलिए 4 आपके सामने रिक्तस्थान दिए गए हैं। जितने भी छोटे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं या आपको दिए जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान से अध्ययन करें, याद रखें। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखें, वीटो से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, वीटो का अर्थ निषेधाधिकार। इसमें किसी एक सदस्य की असहमति पर भी प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। वीटो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को दिया जाता है। उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी सदस्य, स्थायी सदस्य जिसको वीटो का पावर प्राप्त है, अगर वो किसी प्रस्ताव को नामंजूर कर देता है तो उसके एकमात्र वीटो कर देने से, भले पूरी सुरक्षा परिषद उसके सहमत हो उस प्रस्ताव से, लेकिन उसके एक असहमत होने से वो रद्द कर दिया जाता है। दूसरा देखें, राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। देखिए आंसर में कोटा बांध परियोजना, ये अपने राजस्थान का ही है। तीसरा कोयना विद्युत परियोजना, ये आपके महाराष्ट्र में। तीसरा हरिके बांध परियोजना, ये आपके हिमाचल प्रदेश। चौथा ज्वार सागर परियोजना, ये भी आपके राजस्थान में है। तीसरा देखें, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम बताने हैं। तो यहाँ नाम देखिए कौन से हैं? भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी नायकर। चौथा देखें, बैंक चेक क्या है? देखिए, बैंक चेक मुद्रा का ही एक रूप है जो बैंक के द्वारा खाता धारक के नाम जारी किया जाता है। उसमें उसकी नाम, उसका खाता संख्या और कुछ डिटेल्स दी जाती हैं, जिसको मुद्रा के रूप में वो खरीदारी या क्रय विक्रय के दौरान या सौदेबाजी के दौरान या किसी वित्तीय लेन देन के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। एक मुद्रा का रूप है चेक। खंड ब में आ जाए, लघुतरात्मक प्रश्न, थोड़े बड़े प्रश्न 50 शब्दों वाले। देखिए पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध आप जानते ही हैं 1914 से 1918, 4 साल तक चला था। अब इसको औद्योगिक यानी कि पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है? देखिए जरा इसमें औद्योगिक मतलब इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट यानी कि जो संसाधन इस्तेमाल किए गए थे ज़्यादातर वो उद्योगों में ही निर्मित थे, और इसी वजह से ही इसको ज़्यादातर आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है। पहला क्या क्या यूज हुआ? देखिए मशीन गनें, टैंक, हवाई जहाज और भी कई ऐसे इक्विपमेंट हैं जो उद्योगों में निर्मित थे, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध। उसके बाद देखिए नीचे इसमें जो हानि हुई उसके बारे में वर्णन कर रखा है। देखिए इसमें 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए, और साथ ही साथ मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कौन थे? कामकाजी उम्र के लोग। और इसका सीधा सीधा असर पड़ा यूरोप की आर्थिक व्यवस्था पर। कार्य करने वाले लोग जब नहीं होंगे तो सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर उसका असर होता है।
तो ये एक लघुतरात्मक प्रश्न है, छोटा सा 50 शब्दों में आंसर, बहुत सटीक आंसर। और जो भी मेन जानकारी जैसे इसमें दिखाया गया है, अंडरलाइन करके दिया गया है, वैसा ही आपको भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अंडरलाइन करके दिखाया जाएगा या दिखाने की कोशिश करिएगा आप। अब देखिए दूसरा, प्राचीन भारत में बनी महत्वपूर्ण जल संरचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें बाकायदा आपको दिखा रखा है, जैसे देखिए ये पहला, ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। ये सबसे प्राचीन में से एक है। उसके बाद और देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब वो प्राचीन जलीय कृतियाँ हैं जो प्राचीन काल में जल को संग्रहित करने या आम लोगों की भलाई के लिए बनाई गई थी, ताकि वो ऐसे समय में जब बारिश का दौर खत्म हो जाता है तब मीठे पानी का स्रोत पीने के लिए, साथ ही साथ कृषि के लिए प्राप्त कर सकें। चलिए अब आ गए अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा, भारत में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने हेतु क्या प्रयास किए गए? प्रयास देखें, इसमें सबसे पहले थोड़ी जानकारी दी गई है लोकसभा में, 2019 की लोकसभा में देखिए ज़रा प्रतिनिधित्व देने के कारण उनका प्रतिशत कितना हुआ है, 14.36% तक। यानी कि अभी वर्तमान 2000 अभी नहीं, यानी कि 5 साल पहले 2019 की लोकसभा जो चुनी गई थी उसमें 14.36% महिलाएं चुनकर आई थी लोकसभा सदस्य के रूप में। उसके बाद देखिए विधानसभाओं में इनका प्रतिशत कितना है, लगभग 5%। तो अभी भी काफ़ी कम है, काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, काफ़ी प्रयासों की आवश्यकता है। प्रयास देखिए नीचे क्या दिखाए गए हैं, स्थानीय निकायों में इनको आरक्षण दिया गया है लगभग 50% के करीब, और इसी का परिणाम है देखिए ज़रा इसमें, स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि हमारा जो तीसरा स्थानीय शासन है उसके अंदर स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या लगभग 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। चलिए चौथा देखें, आपके मतानुसार औपचारिक अनौपचारिक शाख में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है तथा क्यों? तो इसमें इन्होंने औपचारिक को चुना है। देखिए ज़रा इसमें हमारे अनुसार शाख के औपचारिक स्रोत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसके निम्न कारण हैं। कारण क्या है? पहला, औपचारिक क्षेत्र में अपनी मनमानी ब्याज दर पर ऋण नहीं दे सकते क्योंकि ये सरकार के अधीन होते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत निश्चित नियमों और विनियमों का पालन करवाया जाता है, सही है। तीसरा, ये शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं की दृष्टि से भी पूर्ण विश्वसनीय है, एकदम सही, करेक्ट आंसर। और आगे देखें, खंड से आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों वाले। इसमें पहला प्रश्न देखिए, वृहत उत्पादन प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। और अथवा में दे रखा है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो इसमें पहले वाला ऑप्शन चुना गया है, वृहत उत्पादन प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। इसमें देखिए ज़रा, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए, और आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। इस पर आगे देखिए थोड़ी और जानकारी दी गई है, यानी कि जल दुर्लभता के जो मेन कारण हैं उनमें से एक बताया गया है MNC कंपनी को। या आप जानते हैं MNC कंपनियां यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती जो बड़े पैमाने पर अपने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करती हैं, किसी एक देश के लिए ना करके ये विश्व स्तर के लिए उत्पादन करती है। इस वजह से जल संसाधन का अत्यधिक इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा जो अभी महत्वपूर्ण हाथ है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है। और साथ ही साथ भारत की आज़ादी से लेकर वर्तमान तक हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी हमने जल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हमारी शहरी जीवन शैली, बढ़ता आधुनिक विकास, ये सब जल की दुर्लभता के मेन कारण है। तो ये सारा का सारा वर्णन इसी से संबंधित दिया गया है। आगे देखिए, इसमें कुछ और कारण दिखा रखे हैं। ये देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों का प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। तो ये भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कि जल दुर्लभता का कारण बनते हैं। यानी कि देखिए, शुद्ध जल के जितने भी स्रोत हैं, नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब है या भूमिगत जल स्रोत हैं, अगर प्रदूषित कर दिए जाएंगे तो धीरे धीरे हमें और भी ज़्यादा जल दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखें, सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप क्या हैं? अथवा में एक और प्रश्न दे रखा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के कोई 3 सुझाव। तो सेकंड वाले का यहाँ
आंसर दिया गया है, नीचे देखिए जरा इसमें आंसर में देखिए क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता के कारण अनौपचारिक स्रोत ज़्यादा परिचित है। अनौपचारिक मतलब यानी कि आपके जैसे या पड़ोसी है, मित्र है, रिश्तेदार है, यानी कि सेठ साहूकार है, ज़्यादातर जिसमें औपचारिकताएँ नहीं की जाती या जिसमें पेपर वर्क बहुत कम होता है, इनको कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके ज़्यादा लोकप्रिय होने का मेन कारण क्या है, ग्रामीण लोगों का अशिक्षित होना, जानकारी ना होना, पेपर वर्क कम होना और साथ ही साथ सरकारी सेक्टर के जितने भी स्रोत हैं उनकी जो औपचारिकताएँ होती हैं उनको पूरा करने से वो डरते हैं। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक स्रोत सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। अब औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, देखिए इसमें 3 दे रखे हैं पॉइंट। पहला, जब ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी तब लोग इस औपचारिक स्रोतों पर विश्वास बढ़ेगा, यानी कि धीरे धीरे शिक्षा स्तर को बढ़ाना आवश्यक है ताकि लोग शिक्षित हों और औपचारिक क्षेत्र के शाख के स्रोतों का इस्तेमाल करने का तरीका सीखें। साथ ही साथ टीवी चैनल्स पर भी काफ़ी प्रोग्राम दिखाए जाने चाहिए ताकि लोग और भी ज़्यादा जागरूक हो सकें। तीसरा, नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अब आगे देखें, निबंधात्मक खंडदय बड़े प्रश्न आ जाते हैं, 200 से 250 शब्दों वाले प्रश्न। इसके अंदर देखिए बड़े प्रश्न जब लिखते हैं तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कल्पना में चले जाते हैं। आंसर एक लिखना होता है, उसके अंदर वो 2 या 3 दूसरे प्रश्नों के भी आंसर डाल देते हैं। तो इन प्रश्नों का जब आप उत्तर लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। आप लिखते वक्त ध्यान रखें कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे ज़्यादातर मैंने देखा है आंसर लिखते लिखते किसी और प्रश्न का ही आंसर उसमें डालने की कोशिश करते हैं। सटीकता आवश्यक है और ध्यान रखाना और जागरूक रहना आवश्यक है। देखिए इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं आपके सामने। प्रथम विश्व युद्ध किन खेमों के बीच लड़ा गया? आपके विचार में युद्ध किस प्रकार औद्योगिक था? और दूसरा, हाँ इसका आंसर देखिए नीचे इसमें, अथवा में प्रश्न नहीं दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच में लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल हैं, इसमें इनके नाम दे रखे हैं आपको, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि। उसके बाद केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन शामिल हैं, इसमें भी आपको नाम दिए गए हैं, जर्मनी, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की आदि। ये 2 गुट थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अब इस युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है? पहले भी ऊपर एक प्रश्न आया था, उसके अंदर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया गया था। देखें इस पर क्यों कहा जाता है। कारण है इसके अंदर ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में बनी हुई वस्तुओं का निर्माण होने की वजह से, और इसी वजह से ही इसको नाम दिया गया औद्योगिक युद्ध। औद्योगिक यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और युद्ध की सामग्री ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों में, हवाई जहाज, बंदूकें, राइफल्स, बॉम्ब्स जो भी बनते हैं खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में ही बनाए जाते थे, और इसी वजह से इस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध कहा गया है। अब देखिए अथवा में जो प्रश्न दे रखा है, बहुउद्देशीय योजनाओं से होने वाले कोई 4 हानियाँ बतानी है। हानियाँ क्या क्या है, देखिए इसमें थोड़ा बहुत विवरण दिया गया है पहले, फिर आगे पॉइंटों के जरिए इसकी हानियाँ बताने की कोशिश। पहले विवरण देखिए क्या दिया गया है। सामाजिक समानता से हमारा आशय है कि किसी भी देश के किसी एक धर्म या जाति के विशेष न मानकर सभी के लिए व्यवहार समान रखना। प्राचीन काल से ही ऐसा नहीं है। सामाजिक समानता में शहरीकरण के योगदान को उजागर कीजिए। तो शहरीकरण ने सामाजिक समानता को किस प्रकार बढ़ाया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। पहला देखिए जरा इसमें पॉइंट, शहरीकरण सामाजिक समानता का प्रमुख कारण है। दूसरा, शहरों में जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में कार्य करता है तो सभी के साथ समान व्यवहार करता है। तीसरा, शहरी विद्यालयों में भी सभी विद्यार्थियों के साथ बराबर बैठते हैं और सभी के समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। और देखिए चौथा, किसी एक धर्म या जाति के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। और पांचवा, आपराधिक मामलों में भी चाहे व्यक्ति ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, सभी के लिए दंड समान है। तो वर्तमान युग में समानता स्थापित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उसमें शहरीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरीकरण के कारण हर एक नागरिक एक साथ बैठकर, साथ में मिलकर कार्य करते हैं। इस वजह से जो असमानता के कारक हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आपको मानचित्र दिया गया है 4 नंबर का। इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, कोयले की खाने, नेवेली, कोरबा, रानीगंज, सिंगरेनी। तीसरा है तापीय संयंत्र,
उकई, धुरवरन, रिहन, बरौनी और बोगई गांव। देखें क्या फिलअप किया गया है। फिलअप एकदम सही है। देखिए सामने रिहन आपके यूपी में, कोरबा छत्तीसगढ़, बरौनी बिहार, रानीगंज वेस्ट बंगाल में दिखाया गया है, बोगईगांव आसाम में दिखाया गया है, उक्कई और धुरवन ये दोनों ही गुजरात में है। नीचे और देखिए 2 और फिलअप दिए गए हैं। एक है सिंगरेनी, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपके, और नेवेली ये आपके तमिलनाडु में। तो फिलअप यानी कि मानचित्र के अंदर जो भी आपकी फिलअप दिया गया है या जो भी बताया जाता है क्या क्या भरना है, आपको बहुत ही सटीक तरीके से आपको याद करके कौन कौन सा क्षेत्र किस किस राज्य में है, ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रहना। ये वो ऐसे नंबर हैं आपके जिसमें सिर्फ 4 शब्द लिखने से आपको 4 निबंधात्मक नंबरों वाले आंसर के नंबर प्राप्त हो जाते हैं। एक आसान तरीका है, बस ये निर्भर करता है कि आप कितनी ज़्यादा इसकी तैयारी करते हैं। चलिए, तो ये था मानचित्र और निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने थे। उसके बाद लघुत्तरात्मक देख लिया हमने, अति लघुत्तरात्मक भी हो चुके हैं और बहुविकल्पीय भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रश्न आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। अभ्यास पर ही निर्भर करेगा आप कितने ज़्यादा परसेंटेज हासिल करते हैं। इन प्रश्नों को बार बार दोहराते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा बेहतर नंबर आने की संभावना है। चलिए, थैंक यू, दोबारा फिर मिलेंगे।